हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत आप लोगों को बता दूं, यह क्लास एकदम शुरू से और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ये क्लास चलेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आप लोगों के पास ये क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, जिससे आप लोगों को एक बेहतर और अच्छी समझ सामान्य ज्ञान के बारे में आप लोग अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा, बेहतर और सही क्लासेस की जानकारी होगी। हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम को देने का प्रयास किया है और वहाँ से अनुभव प्राप्त किया है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास में कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। तो उन्हीं सभी को हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल में जुड़ें और ये लंबे समय तक ये चलती रहेगी। आपकी हर एक समस्याओं उन सभी का हम फीडबैक के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चलिए हम क्लास में ही चर्चा करेंगे कि आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के सामान्य एग्जाम से अध्ययन को हम कवर करेंगे। चलिए हम स्क्रीन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सामान्य एग्जाम के बेसिक पार्ट को स्टार्ट करने से बता दूं कि सबसे पहले इस चैनल में जुड़कर आप बिल्कुल शुरू से लेकर के तैयारी कर पाएंगे। इसमें टॉप लेवल के तैयारी होंगे। मध्य प्रदेश की हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके ये एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल इन सभी एग्ज़ामों को से रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप लोग चाहे एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर एमपी व्यापम की हो या फिर एमपी पुलिस को हो, पटवारी को हो, या फिर वर्तमान में लेटेस्ट में देखा जाए तो हॉस्टल अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी का हम निचोड़ निकालें तो सभी का अच्छे से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, तभी आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज के सिलसिला में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अध्ययन को हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि सभी विद्यार्थियों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमें प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बताया जाए। तो उसी कड़ी में हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये क्लास लेकर आए हैं। वन लाइनर प्रश्न है और फिर जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी थ्योरी की या फिर हम मैथ के माध्यम से उन सभी का चर्चा करेंगे क्लास बाय क्लास। तो आप लोग डेली जुड़ें। और हाँ, बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त होगी या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 7067391164। ये इस व्हाट्सएप नंबर को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें, जिससे इसके माध्यम से आप तरह तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर उनके पैटर्न के बारे में जानकारी हो। तो चलिए हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश किसका भूभाग है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जो कि किसका भूभाग है। तो मध्य प्रदेश से बताने से पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत जो है यह हमारे प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है और उन्हीं के बीच में ये हमारा मध्य प्रदेश है बसा हुआ है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग है। इस पार्ट को आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब हमारा इंडिया ही गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है तो हमारा मध्य प्रदेश उससे अलग थोड़ी है। ये तो हमारा मध्य प्रदेश उन्हीं के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए
प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में 5 भू अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं। 5 भू अवस्थित राज्य। भू अवस्थित का अर्थ आप लोग समझ लिए जी कि भू अवस्थित कहते किसे हैं। तो भू अवस्थित का अर्थ यही होता है कि वहाँ पर दूसरे देशों की सीमा ना लगती हो, दूसरे देशों की सीमा ना लगती हो और न कोई समुद्री क्षेत्र से घिरा हो, उससे हम लैंड लॉक कंट्री या फिर भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत जाना जाता है। तो भू अवस्थित राज्य हमारे भारत के अंतर्गत मुख्यतः 5 हैं। एक तो हरियाणा है, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, तेलंगाना। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि इनकी सीमा न तो किसी विदेशी देशों से लगता है और न ही ये समुद्री एरिया से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत गिना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। आप लोगों ने MPGK तो पढ़ा ही होगा तो जानते ही होंगे, तो फिर भी हमने रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट प्राप्त होगी। एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर को अच्छे से हल कर पाएंगे प्रश्नों का। तो भारत का दिल, हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश, नदियों का मायका, बहुत सारे हैं लेकिन हम मोटा मोटा इतना ही देखते हैं। इसे मध्य प्रदेश को हम भारत का दिल कहा जाता है या फिर हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश या फिर नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, आप लोग समझिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 200 से अधिक नदियाँ, 206 से अधिक नदियाँ हैं और उनका उद्गम देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही हुआ है और वही नदियाँ यहाँ से जन्म हुआ है और वह दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना अवसान करते हैं। इसीलिए हम नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कोई भी लड़की अपने यहाँ से मायके से ससुराल जाती है तो ससुराल जाती है तो वहाँ पर उनको अपने मायका की याद आती है। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मायका के नाम से संबोधित किया है, इसलिए हमारे नदियों को मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है, तो मध्य प्रदेश का नामकरण जो किए हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि इन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया है। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है कि PSC ने घुमा देता है या फिर व्याकरण में घुमा देते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नहीं रटे रहते हैं, अच्छे नहीं समझे रहते हैं, तो वहाँ पर 1 नंबर आप लोगों का मिस हो जाता है और वही पछताने के लिए बना जाता है। तो इसलिए ये क्लास को अच्छे से देखते रहें, क्योंकि जब तक लगातार आप लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया है, यहाँ पर एक प्रश्न कन्फ्यूजन होता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है, ये तो स्थापना हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आता है कि जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों भाई भाई थे, लेकिन एक समय के बाद ये दोनों में जुदा हो जाती है, अलग होने जाते हैं। तो उन्हीं अलग हो जाती हैं तो हमारा मध्य प्रदेश का एक नया जन्म होता है, जिसे हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका अस्तित्व कब माना जाता है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो कि हमारे मध्य प्रदेश से जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है, तब वहाँ पर
हमारा मध्य प्रदेश का एक नया जन्म होता है और उसी को हम नया स्वरूप नाम देते हैं। इसलिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश जो कि कर्क रेखा गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर गुजरती हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर जिला आ जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसे हम सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिंगरौली में कोयले की खदान है, भंडारण भी है अधिकतर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार माना जाता है 605 है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 है और वहीं उत्तर से दक्षिण 605 है। इस प्रश्न को आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि याद तो रहता है लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में जब हम बैठते हैं पेपर देने के लिए तो ये प्रश्न हमें घुमा देता है और हम 605 के जगह 870 लिख देते हैं और 870 की जगह 605 कर देते हैं और यहीं पर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है और हमारा 1 नंबर चला जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर ही जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं, अच्छे से रिवीजन करके जाएं, जिससे आप लोगों को लगातार नंबर मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर ये कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, क्योंकि सरल प्रश्न ही गलत होते हैं, कठिन तो आप लोग किसी प्रकार मैजिक लगा करके हल कर लेते हैं, लेकिन जो आता हुआ प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, तो मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश देशांतरीय दृष्टि से किस देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है, ये तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है चंबल नदी के द्वारा उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश में पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है मैकल पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न आ जाता है मध्य प्रदेश में पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है राजपीपला श्रेणी है। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आयोग देख लीजिए, चाहे व्यापम हो या फिर पटवारी हो, इन सभी में ये प्रश्न रिपीटेड हुई हैं। तो इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है कि एक एक प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें। यदि आप लोग पढ़े हैं तब पर भी उसे प्रैक्टिस के रूप में पढ़ते हुए चलें। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह सत्यमेव जयते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष देखा जाए तो बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है,
मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य जो किया राई है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो राजकीय खेल मलखम्ब है। मलखम्ब दिवस मनाया जाता है 15 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राजकीय मछली का नाम बताइए। ये है महासिर मछली। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम मध्य प्रदेश का सामान्य एग्जाम में बेसिक पार्ट हम दूसरे पार्ट में कवर कर देंगे और तीसरे पार्ट में हम उसका मध्य प्रदेश का मेन स्ट्रक्चर को बताएंगे। तो ये क्लास कैसी रही, आप लोग अच्छे से इस क्लास को रिवाइज करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी और हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेशन हमारा डाउन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना उतना ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और हमें पढ़ाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होगी और हम लगातार क्लास लेंगे। तो इसलिए दोस्तों एक ही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।